अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है नावल स्याह रात एपिसोड 3। अनाइज़ा ने डायरी खोली तो पहले ही वर्क पर पूरी फैमिली की तस्वीर थी। उसने हर नफ्स को गौर से देखा। उसे ये तस्वीर किसी तकरीब की लग रही थी। फिर उसने वर्क बदला और मरियम की कहानी सामने आई और वो दिलचस्पी से पढ़ने लगी। माजी 1 अक्टूबर 1991। पूरी हवेली मेहमानों से भरी है। 400 खुशियों का समा है। आज मैं मरियम जमाल राना अपने चचा ज़ाद अरसम कमाल राना से मंगनी के रिश्ते में मुंसलिक होने जा रही हूँ। हाय रे मेरी प्यारी सी अनारकली, आज तो आपको आपके ख्वाबों का शहजादा सलीम मिल ही गया। 18 साला शहजादी ने मरियम को छेड़ा। शहजादी छोटी हो छोटी रहो, और वैसे भी तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे आज ही मेरी शादी होने वाली है। मरियम ने उसे प्यार से डांटा। हाय काश आज आपकी शादी होती। मैंने तो ख्वाब नाचना था, बिल्कुल पारो की तरह यूं यूं करके वो डांस स्टेप करते हुए मरियम को बता रही थी। शर्म करो, अम्मी जान आ गई ना तो तुम्हारा सारा नाश्ता निकाल कर रख देंगी। उसने शहजादी के डांस स्टेप की तरफ उंगली उठाई। ओहो आपी, एक तो आप मुझे दो पल ढंग खुश भी नहीं होने देती। आप तो जानती हैं ना मुझे नाचने का कितना शौक है। अच्छा नाच लेना मेरी शादी पर। अभी जाओ और देखो मेहमान आ गए हैं क्या। मरियम का मतलब अरसम की तरफ था। ओह, तो अरसम भाई का इंतज़ार किया जा रहा है। उसने बत्तीसी निकाली। शहजादी अब तुमने और बकवास की ना तो जान निकाल दूंगी तुम्हारी। मरियम उसे मारने के लिए अपने आसपास कोई चीज़ ढूंढने लगी। बस नाराज़ तो मत हो, जा रही हूँ देखने। वो मटक कर चलती बाहर निकल गई। ओए शफीक, सब काम हो गया है, कुछ रह तो नहीं गया ना? कमाल साहब ने आवाज़ लगाई। नहीं साहब जी, सारे काम हो गए हैं, शफीक ने जवाब दिया। अकीला देखो ज़रा अरसम और राहील कहाँ रह गए हैं, देर हो रही है। दुर्दाना बेगम ने अकीला को आवाज़ लगाई। बेगम साहिबा, राहील साहब जी तो किसी काम से अभी बाहर निकले हैं और छोटे साहब जी अपने कमरे में हैं। एक तो ये लड़का तैयार होने में इतना वक्त क्यों लगाता है। दुर्दाना बेगम अरसम के कमरे की तरफ चलने लगी। अरसम ड्रेसिंग के आगे खड़ा खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था जब दुर्दाना बेगम कमरे में दाखिल हुई। हाय मेरा लाल, मेरा चांद का टुकड़ा, माँ सदके जाए, कितना प्यारा लग रहा है। दुर्दाना बेगम ने शीशे से उसे देखते हुए हाथों से उसकी नज़र उतारी। अरसम ने अपना रुख उनकी तरफ किया। घने काले बाल झोंपर की तरफ टिकाए गए थे। मोटी आंखें, दरमियाने साइज के होठों के ऊपर बारीक काली मूछें जिनकी नोकें उसकी शख्सियत को दुगना कर रही थीं। सफ़ेद लट्ठे का सूट और स्याह खेड़ी पहने वो 26 साल का जवान बहुत पुरकशिश लग रहा था। अरे अम्मी, आप क्यों आ गई? मैं निकल ही रहा था। अरसम ने अपनी मूछ को बल देते हुए कहा। मुझे पता है तुम्हारा, जब तक मैं तुम्हारे कमरे में ना आऊँ तुम बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते। अरे चलें, अभी निकल जाते हैं बाहर, और टाइम देखें ज़रा, आपकी बातों में हम लेट हो गए हैं। उसे सारा इल्ज़ाम दुर्दाना बेगम पर लगाया। क्या कहा? मेरी वजह से? दुर्दाना बेगम ने अरसम का कान खींचा। अम्मी छोड़े ना, दर्द हो रहा है। अरसम मुंह के सावी बिगाड़ता हुआ बोला। तुम हर बार मेरे साथ ऐसे ही करते हो। आज बता, देर किसकी वजह से हुई? वो मुस्कुराती हुई बोली। मेरी वजह से हुई, अब छोड़े ना। अरसम के बोलते ही दुर्दाना बेगम ने उसका कान छोड़ा। लो, तुम माँ पुत्र यहाँ खेल लो, ज़रा वक्त देखो क्या हो गया है। भाई मैं तो जा रहा हूँ, जिसको आना हुआ आ जाए। कमाल साहब हर बार की तरह यही धमकी देते हुए चल दिए। दुर्दाना बेगम और अरसम ने एक दूसरे की तरफ देखकर हंसी दबाई, क्योंकि वो जानते थे कि कमाल साहब बाहर गाड़ी के पास खड़े होकर उनका इंतज़ार करेंगे। माँ बेटा हवेली के गेट से बाहर निकले तो कमाल साहब वाकई ही इस बार भी गाड़ी के पास खड़े उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। एक गाड़ी गेट के पास आकर रुकी, जिसमें से राहील बाहर निकला। वो खुश अखलाक और खुश शक्ल लड़का था। थोड़ा सा सांवला रंग मगर पुरकशिश, मोटी आंखें, सलम चेहरे के साथ हल्की सी थेकी थोड़ी, ऊपर वाला होठ नीचे वाले होठ से कदरे बारीक था। अरसम की निस्बत उसके ख्यालात ज़रा मॉडर्न किस्म के थे, जैसे कि अरसम कमीज़ शलवार पहनता था और राहील पैंट शर्ट पहनता पसंद करता था। अरसम को गांव में रहना ही पसंद था और राहील शहर को पसंद करता था। अरसम थोड़ा संजीदा और बारूब था और राहील निटखट शरारती सा था। राहील दुर्दाना बेगम की बहन फरजाना का बेटा था। जब राहील 10 साल का था, फरजाना और उसका शौहर एक कार एक्सीडेंट में वफात पा गए थे।
تب سے ہی راحیل دردانہ بیگم کے گھر رہ رہا تھا۔ کوئی بھی ارسم اور راحیل میں فرق نہ کرتا، اور ارسم تو راحیل پر جان چھڑکتا تھا۔ ارسم راحیل سے 2 سال بڑا تھا، تو یوں راحیل 24 سال کا ہوا۔ شکر کر تو بھی آ گیا، ورنہ آج تیرے بغیر ہی میں نے ارسم کی منگنی کر دینی تھی، کمال صاحب نے راحیل کو کہا۔ خالو جان ذرا ارسم بھائی سے تو پوچھ لیں، میرے بغیر وہ منگنی کر بھی لے گا یا نہیں؟ راحیل ارسم کی بغل میں جا کر کھڑا ہوا۔ تو جان ہے میری، تیرے بغیر تو میں کھانا نہیں کھاتا، منگنی تو دور کی بات ہے۔ ارسم نے راحیل کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ارے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ اتنا اچھا ہیئر اسٹائل خراب کریں گے آپ؟ راحیل کی بات پر ارسم مسکرانے لگا۔ ہمیشہ تم دونوں کی وجہ سے مجھے دیر ہو جاتی ہے، اب باتیں ختم ہو گئی ہو تو چلیں؟ کمال صاحب نے طنز کیا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، راحیل بولتا ہوا گاڑی میں بیٹھا اور اس کے ساتھ ارسم بیٹھ گیا۔ کمال صاحب اور دردانہ بیگم الگ گاڑی میں بیٹھے اور ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ان کے پیچھے کھڑی مہمانوں کی 5 گاڑیاں بھی سٹارٹ ہوئیں۔ ہر بار کی طرح کمال آج بھی آدھا گھنٹہ لیٹ ہے، جمال صاحب نے ہاتھ پہ بندھی گھڑی پہ ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ ہو رانا صاحب، آپ کو تو معلوم ہے کمال بھائی آپ کی طرح وقت کے پابند نہیں ہیں، آتے ہوں گے راستے میں ہی۔ صفیہ بیگم بولی، مگر آج کی بات ہے اور ہے، آج تو جلدی آ جاتا، بس ابھی آ جائے اس کی دیکھنا کیسے خاطر تواضع کرتا ہوں۔ جمال صاحب نے اپنی موٹی لمبی مونچھوں کو بل دیا۔ تبھی حویلی سے کمال صاحب اپنے خاندان کے ساتھ داخل ہوئے۔ میرا بھائی، جمال صاحب خوشی سے بازو پھیلاتے ہوئے اس کی طرف بڑھے۔ صفیہ بیگم نے اپنی ہنسی دبائی، کیونکہ آج بھی ہر بار کی طرح جمال صاحب کا غصہ کمال صاحب کو دیکھتے ہی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ویسے تو جمال صاحب کمال صاحب سے بڑے تھے، لیکن ان دونوں کی شادی ایک ہی دن ہوئی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد کمال کے گھر ارسم پیدا ہوا اور جمال کے گھر 4 سال تک اولاد نہ ہوئی، اور 5 سال بعد مریم پیدا ہوئی، جس وجہ سے وہ ارسم سے 4 سال چھوٹی تھی۔ جب مریم 4 سال کی ہوئی تو صفیہ بیگم کو اللہ نے ایک اور بیٹی سے نوازا، جس کا نام انہوں نے شہزادی رکھا۔ شہزادی بھاگتی ہوئی مریم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آپی آپی، چچی جان اور چچا جان آ گئے ہیں۔ وہ خوشی سے کھلکھلا رہی تھی۔ کیا ارسم آ گئے؟ مریم کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اچھا شہزادی بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ مریم کرسی سے اٹھی اور خود کو شیشے میں دیکھنے لگی۔ پیروں تک آتی سبز اور گلابی رنگ کی فراک، گلابی دوپٹہ سر پر ٹکائے ہوئے، سبز آنکھوں میں کاجل اور باریک چھوٹے ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگائے وہ پھر بھی اپسرا لگ رہی تھی۔ ارے آپی آپ تو کمال لگ رہی ہیں، فکر ہی نہ کریں، ارسم بھائی تو ویسے بھی آپ پر پہلے سے ہی فدا ہیں۔ وہ بتیسی نکالتی ہوئی اسے پھر سے چھیڑنے لگی تھی۔ چپ کرو شہزادی ورنہ۔ اچھا بھائی میں چپ، شہزادی نے اس کی بات ٹوک دی۔ جمال صاحب اور صفیہ بیگم کے ساتھ دردانہ بیگم اور کمال صاحب مریم کے کمرے میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم چچا اور چچی جان، مریم نے ان کے آگے سر کرتے ہوئے سلام کہا۔ وعلیکم السلام، دونوں نے باری باری اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے میری بچی، پورے خاندان میں تمہارے جیسا نایاب ہیرا نہیں ہے۔ دردانہ بیگم نے مریم کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میرا تو بس چلے تمہیں آج ہی دلہن بنا کر لے جاؤں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو سبھی اس کی بات پر مسکرانے لگے۔ بھائی ہے تو یہ ہماری بیٹی، جب چاہے لے جاؤ، صفیہ بیگم نے کہا۔ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابھی، آپ مجھے بھی اپنے گھر کی رونق کے لیے جلدی کچھ کرنا پڑے گا۔ دردانہ بیگم کی بات پر شہزادی نے مریم کو چٹکی کاٹی۔ مریم معصوم بنی خاموشی سے بیٹھی رہی، اب مہمانوں کے سامنے تو جوتا اٹھانے سے رہی۔ کمرے میں راحیل داخل ہوا اور کمال صاحب کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ شہزادی تم نے کنکھیوں سے راحیل کی طرف دیکھا، جس ٹائپ کا وہ تھا شہزادی بھی اسی ٹائپ کی تھی، تھوڑی ماڈرن خیالات کی۔ راحیل نے شہزادی کی نظروں کو نوٹ کیا مگر کوئی رد عمل نہ دیا۔ دردانہ بیگم نے سونے کی انگوٹھی نکال کر مریم کی انگلی میں پہنائی اور کچھ رقم اس کے ہاتھ پر رکھی۔ بہت بہت مبارک ہو مریم بھابھی، آج سے آپ میرے ارسم بھائی کی منگ ہو گئی ہیں۔ راحیل نے سب کے سامنے مریم کو چھیڑا۔ کسی کا لحاظ بھی کر لیا کرو راحیل۔ دردانہ بیگم نے اس کے سر پر چٹ لگائی۔ راحیل شرمندہ سب ہوا تو سب نے اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ شہزادی نے مٹھائی کی پلیٹ اٹھائی اور سب کا منہ میٹھا کروانے لگی۔ یہ لیں چچی جان، منہ میٹھا کریں۔ اسے دردانہ بیگم کی طرف گلاب جامن بڑھایا۔ باری باری سب کا منہ میٹھا کروانے کے بعد وہ راحیل کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ اب آخر پہ راحیل ہی رہ گیا تھا۔ وہ اس کی طرف آئی اور پلیٹ راحیل کے آگے بڑھائی۔ راحیل نے گہری نظروں سے شہزادی کو دیکھا۔ شہزادی نے راحیل کا رد عمل نہ پا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
शहजादी ने घबरा कर आसपास देखा तो सभी बातों में मसरूफ थे। जैसे सबको खिलाई है वैसे ही मुझे खिलाओ, राहिल ने आहिस्ता आवाज में कहा। क्या? शहजादी के औसान फता हुए। जो सुना वही, राहिल बोला। मगर सब है, कोई देख लेगा, वो परेशान हुई। तो ठीक है, अकेले में खिला देना, मैं पिछले गेट के साथ वाले कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो कहता हुआ वहाँ से चल दिया और शहजादी हैरत ज़दा उसकी कमर को देखती रह गई। अरसम के साथ मंगनी की तमाम रसूमात सर अंजाम दे दी गई थीं। दोनों खानदान अब हवेली के सहन में बैठकर गप्पे लगाने में मसरूफ़ थे। कमाल भाई, मैं तो कहता हूँ उस महीने की आखिरी तारीख शादी के लिए पक्की कर देते हैं। कोई हमारे घर में भी बेटी से रौनक लगेगी। जैसा तुम ठीक लगे, मैं तो वैसा ही करने को तैयार हूँ कमाल, जमाल साहब ने कहा। लेकिन राना साहब, इतनी जल्दी शादी किस लिए? हमें भी इतनी तैयारियां करनी है। इसी माह के अंदर अंदर कैसे सब होगा? सफ़िया बेगम बोली। अरे सफ़िया, सब कुछ हो जाएगा अगर हम इरादा कर लें तो। देखो सफ़िया, कमाल साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब हमें बच्चों की खुशियां देखने का वक्त आ गया है, दुर्दाना बेगम ने कहा। चलें भाई, ठीक है, कर लेते हैं इसी महीने शादी। सफ़िया बेगम ने हथियार फेंकते तो सभी के चेहरे खुशी से चमक उठे। खानदान को बातें करता देखकर शहजादी हाथ में प्लेट लिए पिछली गेट के साथ वाले कमरे की तरफ चलने लगी। अरे शहजादी, किधर जा रही है? गुलाब जामुन लेके रिश्तेदारों में बैठी एक मोटी सी औरत बोली। कि कहीं नहीं खाला, प्लेट किचन में रखने जा रही हूँ, उसने बहाना घड़ा। अच्छा ला फिर मुझे ही दे दे, वो बोली तो शहजादी उसे दिल ही दिल में गालियाँ देती उसकी तरफ बढ़ी। औरत ने प्लेट पकड़ी और मज़े से गुलाब जामुन खाने लगी। शहजादी, अभी सारा खानदान इकट्ठा बैठा है, ऐसा मौके पर नहीं आएगा, उसने सोचते हुए राहिल के कहे हुए कमरे की तरफ कदम उठाए। शहजादी आहिस्ते से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। उसने कमरे को चारों ओर से देखा मगर राहिल नजर न आया। वो वापस जाने के लिए मुड़ी तो राहिल दरवाजे के साथ दीवार से टेक लगाए खड़ा था। शहजादी उसे अचानक इतना करीब देखकर डर गई। राहिल ने दरवाज़ा बंद किया और फिर से शहजादी की तरफ रुख किया। वो मिठाई में ला रही थी कि रास्ते में खाला जान ने मांग ली। वो घबराहट से हाथों को मसल रही थी। खैर है, मिठाई तो एक बहाना है, असल मकसद तो तुम्हें बुलाना था। मगर क्यों? उसने पूछा। शहजादी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जी पूछें। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तुम हमेशा मुझे छुप छुप कर देखती हो। पहले तो मैं उसे अपना वहम समझ रहा था, लेकिन आज फिर खुद को तुम्हारी नज़रों के हिसार में पाया, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लिया जाए। वो उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। क्या? मैंने कब देखा आपको? यह आपका वहम ही है, संजीदा मत हो। उसने झूठ कहा मगर उसकी लड़खड़ाती ज़बान उसके झूठ की गवाही दे रही थी। ओह, तो मतलब तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ नहीं? फिर मैं ही पागल था जो खाला जान से रिश्ते की बात करने वाला था। उसने उदास चेहरा बनाया। क्या आप रिश्ते की बात करने वाले थे? शहजादी चौंक उठी। हाँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब नहीं करूँगा। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? शहजादी को जान के लाले पड़े। तो क्या तुम्हारे दिल में कुछ है मेरे लिए? उसने शहजादी की चोरी पकड़ी। शहजादी अपनी ये बात से फंस चुकी थी और आंखें मोटी किए उसे देखने लगी। राहिल की आंखों में जज्बात उमड़े जिन्हें देखकर शहजादी उसके सामने मजीद खड़ा न रह पाई और कमरे से बाहर भाग गई। राहिल बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराने लगा। रात के 10 बजे जब सब घर वाले सो रहे थे, मरियम मरसम के ख्वाब जागती आंखों से देख रही थी। वो अपने बालों की एक लट को पकड़े उसे उंगली से घुमाते हुए मुस्कुरा रही थी जब उसे दरवाजे की तरफ एक साया दिखाई दिया। मरियम ने शहजादी की तरफ देखा तो वो सो रही थी। उसने फिर ज़मीन पर नमूदार हुए साए की तरफ देखा। कौन हो सकता है? उसने दिल में सोचा। वो उठकर बैठी उसकी कलाई में पहनी सब्ज गुलाबी चूड़ियों की खनखनाहट कमरे में गूंज उठी। उसने अपने हाथ एक जगह टिकाए ताकि चूड़ियों की आवाज़ न पैदा हो। वो फिर से उस साए को देखने लगी। देखते देखते उस साए ने हाथों से कुछ इशारे करने शुरू किए। मरियम ने जब गौर से देखा तो उसने हाथ की एक उंगली उसकी तरफ करके फिर अपने सीने पर रखी। खौफ से मरियम के बैठे हुए भी टांगें कांपने लगीं। वो साया पीछे को मुड़ा और मरियम की नज़रों से ओझल हो गया। मरियम को महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल उछलकर बाहर आ जाएगा। वो साए के किए गए इशारों को सोचने लगी जिससे उसके दिमाग में एक बात आई। वो साया मरियम को कह कर गया था कि तुम मेरी हो। खौफ से मरियम वहीं जम गई। रात के 12 बज चुके थे और नींद से अनाइज़ा को छूले आने लगे थे। उसने डायरी तकिए तले रखी और सो गई। तो नाज़रीन, ये था एपिसोड 3। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।